औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसे कॉमन लॉ में सेल्फ डिफेंस भी कहा जाता है। पाकिस्तान पिनल कोड में चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस, जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक हैं, उसमें ये सेक्शन 96 से स्टार्ट होकर सेक्शन 106 तक है। तो बेटा सेक्शन 6 जो पाकिस्तान पिनल कोड का वो बयान करता है कि जो जनरल एक्सेप्शंस बयान की गई हैं इस कोड में, उनको तमाम ऐसे सेक्शन में जिनमें ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं यानी डेफिनेशंस की बताई गई है, या फिर इलस्ट्रेशंस, या फिर तमाम पिनल प्रोविजन यानी कि जिनमें सिर्फ ऑफेंस की सजा बयान की गई है, उसमें सबको ही ये शामिल किया गया है, समझा जाए शामिल है उसमें बनिस्बत के अलग तौर पर हर लॉ में शामिल है। तो ये जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में आज का प्राइवेट डिफेंस। बेटा प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस को मानना इसी तरह से इम्पोर्टेंट रखता है कि जैसा इंसानी जिबिल्लत का ये तकाजा है कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी सही तरह से वर्क कर सकती है जब इंसानी जिबिल्लत है अपने आप को बचाने की, उसको भी रिकग्नाइज किया जाए, माना जाए। सेल्फ डिफेंस है जो कुदरती कवानीन है, सबसे पुराना कानून है। ये इस ज़रूरत पे ऊपर मुनहसर है कि हर इंसान अपने आप को बचाना चाहता है। इसी लिहाज से सेक्शन 96 पीपीसी ने भी इसको माना है, और इसका जस्टिफिकेशन या इसकी बेसिस ये है कि कानून खुद ये चाहता है कि अगर किसी इंसान पर कभी कोई हमला हो जाए तो वो मर्दाना वार उसका मुकाबला कर सके और एक बुज़दिल की तरह वहां से ना भागे। लेकिन जहाँ पे कानून ने इख्तियार दिया है तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी बयान की गई हैं। तो कोई भी बंदे को अगर कोई इंजरी पहुंचने का खदशा है तो वो अपना हिफाजत कर सकता है, लेकिन उन्हीं लिमिट्स के दरमियान में, उन्हीं हदूदों के यूद के दरमियान में जो तक कानून ने बयान कर दी हुई हैं। इसलिए सेक्शन 96 में कि कोई भी बंदा अगर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इख्तियार करते हुए कोई काम करता है तो उसे जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा। इसकी जस्टिफिकेशन के लिहाज से बड़ा अच्छा एक पैरा है जो कि केस है खालिद महमूद वर्सेस द स्टेट 1975, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 772। लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर लोगों को जो कि आतशी असले से लेस हों उनको इजाज़त दी जाए कि वो शरीफ शहरियों के घरों में दाखिल होकर क्रिमिनल ट्रेसपास करें, और दूसरी तरफ वो जो उस घरों में रहने वाले हैं उनको कोई भी हक हिफाजत का ना दिया जाए कि उसको वो क्रिमिनल ट्रेसपास को ताकत के जरिए से रोक सके, तो इसका नतीजा क्या होगा कि माशरे में जंगल का कानून फैल जाएगा। तो जो मुनहरिफ लोग हैं या ताकतवर लोग हैं सोसाइटी के, वो गैज़ो गज़ब में आ जाएंगे और कोई भी बंदा अपने घर में महफूज नहीं रहेगा। और वो जो एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि हर इंसान का घर उसका किला है, उसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, तो वो जो सोच है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, इसका डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें सेल्फ डिफेंस का, तो कोई भी शख्स अपने आप को या अपने हकूक की हिफाजत के लिए खास तौर पर ताकत का इस्तेमाल करे, जो कि कानून ने इजाजत दिए हैं कि कुछ केसेस में वो उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है कि वो जो वायलेंट क्राइम उसके अगेंस्ट करने लगा है बंदा, उसको रोकने के लिए या उसके जवाब में। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जब हम देखते हैं तो सेल्फ डिफेंस को डिफाइन किया गया है कि कोई भी बंदा अपनी बॉडी को या अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे की तरफ से अगर कोई कोशिश की जाए नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये हक है उस बंदे का, प्रोटेक्शन उसे दी गई है कानून ने। ये एक एक्सक्यूज भी है, डिफेंस के तौर पर भी है, किस चीज का, यूज ऑफ फोर्स का, ताकत के इस्तेमाल का, किसी भी ऐसे अटैक को रोकने के लिए जो खास तौर पर असेलेंट या हमलावर करता है किसी बंदे को कत्ल करने के लिए। बेटा टू काइंड्स, हम जब पाकिस्तान पिनल कोड में इसको देखते हैं तो दो काइंड्स हैं जो कि फर्दर भी आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक है बॉडी के अगेंस्ट और एक है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेक्शन 97 बयान करता है कि हर बंदे को, लेकिन कुछ हदूद कयू जो कि सेक्शन 99 में हम देखेंगे बयान कर दी गई हैं, अपने आप को डिफेंड करने का इख्तियार हासिल है। पहले नंबर पे अपनी बॉडी को, और दूसरे नंबर पे किसी और बंदे की भी बॉडी को। तो इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, किसी भी ऐसे जुर्म के खिलाफ जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट है या उसको इफेक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी, इस तखसीस के बगैर कि वो मूवेबल है और इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टीज उसमें शामिल हैं। और इसी तरह से इसकी सब क्लासिफिकेशन कि अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए या किसी और प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो कि थेफ्ट सेक्शन 378, रॉबरी सेक्शन 390, मिसचीफ 425 है, या क्रिमिनल ट्रेसपास है, उसके अगेंस्ट अगर ऐसा कोई जुर्म करने किया जा रहा है, या फिर ये थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास का जुर्म करने की कोशिश की जा रही है, 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास भी बयान किया गया है, तब वो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस बंदा रखता है। तो बेटा कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें इस कानून में यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड में भी मैसर हैं, और इसके अलावा कुछ केस लॉ से भी सामने आएंगे। तो बेटा सेक्शन 98 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पीछे जो बात हुई थी ना जिसपे जिक्र था कि एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, लेकिन क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस में कुछ ऐसे लोगों के भी इकदाम को ऑफेंस नहीं समझा जाता क्योंकि उनकी रिक्विजिट मेंटल कंडीशन, जिसे आप मेंजरिया कहते हैं, वो मौजूद नहीं है। कौन कौन से, लेकिन उनके खिलाफ भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस मैसर रहता है। सेक्शन 98 बयान करता है कि अगर कोई ऐसा इकदाम जो कि किसी और हवाले से वो जुर्म की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है, किस वजह से, यूथ, छोटी उम्र का बंदा है, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बंदा बड़ी उम्र का इतना है कि वो अपनी ज़हनी चीज़ों को समझने की सलाहियत खो चुका हुआ है, अनसाउंड है, या वो बंदे ने कुछ नशे की हालत में है। और पांचवें नंबर पर मिस्टेक, मिस्टेक को इन्होंने बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन की बुनियाद के ऊपर वो बंदा ने ऐसा इकदाम, वो जो इकदाम किया है वो ऑफेंस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये सारी पांचों की पांचों चीजें आपकी जनरल डिफेंसेस में इससे पहले बयान कर दी गई हैं। लेकिन इस चीज के बावजूद उस एक्ट के खिलाफ हर बंदे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मैसर रहता है। मिसाल से बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जी जो है वो अपने मैडनेस की हालत में है, और उस पागलपन की हालत में वो कोशिश करता है ए को कत्ल करने की। अब जी बेशक अटेम्प्ट टू किल में भी नहीं आएगा, और अगर वो उसे कत्ल भी कर देता है तो फेंस नहीं बन सकता, क्यों, रिक्विजिट मेंटल कंडीशन ही मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ए उसके साथ फिर सेल्फ डिफेंस में उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो ऑफेंस के जुमरे में नहीं आएगी, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल रहेगा। इसी तरह से अगर जी सेन होता, ए एक दूसरी इलस्ट्रेशन है बेटा, एक ए घर में दाखिल होता है जिसमें वो दाखिल होने का इख्तियार रखता है। जैसा मैं अपने घर में दाखिल होता हूँ तो नींद की हालत में मेरा बेटा जी जो हो सकता है वो उठता है और वो ये समझता है कि घर में कोई बंदा दाखिल हो गया है, चोरी की नीयत से हाउस ब्रेकिंग किसी बंदे ने कर दी है, वो मुझे हाउस ब्रेकर समझता है। मिस्टेक आ गई, अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, वो नींद की हालत में था, चीजों को नहीं समझ सकता। लेकिन इस सूरत में अगर मैं, वो मुझ पे अटैक करने की कोशिश करता है और मैं सेल्फ डिफेंस में उसके खिलाफ अगर अटैक कर देता हूँ तो वो जुर्म नहीं होगा, क्योंकि जी ने जो काम किया वो गुड फेथ में किया है, ठीक है, मिसकंसेप्शन की हालत में मिस्टेक उसे लगी है फैक्ट की। लेकिन इसका वो ऑफेंस तो नहीं है, वो ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, तो मैं प्राइवेट डिफेंस का हक फिर भी रखता हूँ ऐसे मौके पर। फिर बेटा 5 जनरल प्रिंसिपल हमें एक केस ला है लाहौर हाई कोर्ट का ही, मोहम्मद याकूब वर्सेस द स्टेट, पीएलडी 1974 लाहौर 274। यानी कि जब कानून ने या अदालत ने या प्रोसिक्यूशन ने जज करना है इस डिफेंस को जो बंदा इख्तियार करता है, तो किन चीजों को मद्देनजर रखना है, तो इन हालात को मद्देनजर रखना है
कि सेल्फ डिफेंस जो इख्तियार किया जाता है वो प्री प्लान्ड नहीं है। इसकी मैं जिस्ट बता दूं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो एक जो नेचुरल रिएक्शन हो सकता है किसी बंदे का खौफ व हरास की हालत में, तो वैसा ही उससे ही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में 5 असूल हैं कि जब एक बंदा नंबर 1 पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, तो उसने कोई तराजू नहीं रखा हुआ अपने पास, या उसके जो हम इसी तरह से जब वो अदालत में भी आएगा केस, तो कोई तराजू में उसको नहीं तोला जा सकता। ठीक है, जब हम देखते हैं ना, आगे हम देखेंगे कि उसका एक्सटेंड कितनी होनी चाहिए। फिर इसी तरह से वो दूसरे नंबर पर मॉड्यूलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने डिफेंस को कि मैं अगर वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये करेगा वो मैं ये करूंगा। तीसरे नंबर पर कि जो काउंटर एक्शन की जो बात है, क्योंकि असेलेंट है या मुखालफ पार्टी उस पर हमलावर हो रही है, तब वो उसको काउंटर एक्शन करेगा जितना वो हमलावर हो रही है। तो ये ग्रेविटी नेचुरल सेंस में नहीं देखा जा सकता। वो इस चीज का कोई हिसाब किताब नहीं रख सकता कि उसने मुझ पे इतना हमला किया था तो मैं उस पे इतना ही हमला वापस कर सकता हूँ। तो नेचुरल रिएक्शन में ऑब्वियसली सेल्फ प्रेजर्वेशन में इंसान अगले पे हावी होने की कोशिश करता है। फिर चौथे नंबर पे कहा है कि जो एक बाई स्टैंडर्ड है, बाहर से जो चीज को देख रहा है, उसकी मेंटल हालत वैसी नहीं हो सकती जो कि जिस बंदे पर अटैक किया जा रहा है उस पे, क्योंकि उसका रवैया तो जो राहगीर है या बाहर से देखने वाला है वो तो बिल्कुल मुतमिन इत्मीनान में है, लेकिन जिस बंदे पे अटैक हो रहा है वो खौफ हरास की, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं है। तो फिर वो डिफेंड करने वाले के ऊपर अब वो रवैया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि आम एक राहगीर का होना चाहिए। पांचवें नंबर पर अगर किसी भी किस्म का कोई भी रीजनेबल डाउट है इस मामले में सेल्फ डिफेंस के, वो भी उस अक्यूज के हक में ही जाना चाहिए, उसको पूरा पूरा फायदा देना चाहिए। फिर बेटा लिमिटेशंस बयान की गई हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। तो सेक्शन 99 में पहले नंबर पे बताया गया है कि किन चीजों के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। तो बेटा पहला तो ऐसा है जिसमें एक एक्ट किया है पब्लिक सर्वेंट ने। तो प्रोविजन हमें बताती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद नहीं है एक ऐसे एक्ट में जो कि नंबर 1 तौर पर कोई भी ऐसा खौफ पैदा नहीं करता मौत का या जख्म का, हर्ट का। और वो काम करने वाला कौन है? वो पब्लिक सर्वेंट है। किस नीयत से कर रहा है? अच्छी नीयत से कर रहा है, और अपने जो उसके जिम्मेदारियां थी ओहदे की उसके अंदर ही रहते हुए कर रहा है। बावजूद इस अमर के कि जो काम वो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है वो जस्टिफाइएबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस एक्ट के खिलाफ नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपको नहीं है। बशर्ते के नेक्स्ट हम देख लेंगे इलस्ट्रेशन में भी कि बंदे को जो जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसको पता लग जाए कि ये सरकारी बंदा है। दूसरे नंबर पर पहले था एक्शन डन बाय पब्लिक सर्वेंट। अब एक्शन डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के कहने के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, मिसाल में हम इन दोनों को क्लैरिटी भी ले आएंगे। तो उसकी अगर डायरेक्शन में बाकी चीजें वही हैं क्या कि एप्रीहेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट की मौजूद नहीं है, कलर ऑफ ऑफिस के अंदर काम हो रहा है, और पब्लिक ऑफिस की डायरेक्शन पब्लिक ऑफिसर सर्वेंट के डायरेक्शन के तहत ही वो काम हो रहा है। ठीक है, करने वाला पब्लिक सर्वेंट नहीं है, करने वाला आम बंदा है, और बावजूद इस उम्र के वो जस्टिफाइबल बाय लॉ मामला नहीं है, फिर भी आप उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर जब आपके पास टाइम मौजूद है कि जब आप पब्लिक अथॉरिटी की प्रोटेक्शन को हासिल कर सकते हैं, तो जराइम की सूरत में आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज कौन सी है? सबसे नंबर पे पुलिस। तो अगर बंदे ने एक धमकी दी है कि तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये ऑफेंस करूंगा, तो आप उसका इंतजार कर रहे हैं वो आएगा जनाब, तो मैं उसके साथ कर दूंगा जुर्म, तो सेल्फ डिफेंस की प्ली ले लूंगा। इस तरह से नहीं, ये इजाजत नहीं है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर पुलिस पे राब्ता करें, और अगर आपको उम्मीद है कि पुलिस आ सकती है, तो वो कोशिश आपने तमाम की तमाम करनी है जिसमें आप पब्लिक अथॉरिटी की प्रोटेक्शन को हासिल कर सकें। तो जहाँ पे आपके पास टाइम है पब्लिक प्रोटेक्शन हासिल करने का,
तो वहां पर फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद नहीं है। चौथी लिमिटेशन ये है कि कितना कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए जिसके तहत आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो बेटा प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए कि जिस अंदेशा है आपको, जिस हार्म के, नुकसान के पहुंचने का, और उसको रोकने के लिए जितनी आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ उतना ही। ये नहीं है कि उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करके अगले बंदे को ताकत नुकसान पहुंचाना। नुकसान अगले को पहुंच सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी नीयत या आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसे उतना ही आप ताकत का इस्तेमाल करें जिससे उस नुकसान को आप अवॉइड कर सकें। एक्सप्लेनेशन वन पार्ट वन से रेलेवेंट है कि जिसमें कहा है कि एक्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट है जो कि ग्रीवियस हर्ट या डेथ तक नहीं पहुंच रहा, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है बंदा, ठीक है, बेशक वो जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है, तो उसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस का इख्तियार हासिल कब नहीं होगा? जब जिस बंदे के खिलाफ वो काम हो रहा है उसे पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन जब उसे पता ही नहीं है ये पब्लिक सर्वेंट है, तो इस गफलत में वो अगर उसके साथ कोई काम कर देता है तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हो सकता है। अमूमन जिस तरह पुलिस रेड करती है रात को या कहीं पे भी रेड करती है, तो पुलिस में अमूमन सीआईए वाले या जो होते हैं वो सादा लिबास में पुलिस वाले मौजूद होते हैं, तो अपने साथ वो बावर्दी अफसरान या मुलाजम जरूर साथ रखते हैं ताकि अगर कहीं पे कोई मजामत हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो फौरी तौर पर उसको नजर आ जाए कि जनाब ये पब्लिक सर्वेंट है। पुलिस बावर्दी वहां पे मौजूद होना जरूरी है, लेकिन अगर तमाम के तमाम ही वर्दी में नहीं है तो लोग तो, अगला बंदा तो ये समझेगा कि डकैती की हालत में मेरे सामने घर का, अगर कोई फलांद रहा है, हाथ में उसके राइफल है, तो वो सेल्फ डिफेंस में कोई भी काम कर सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट की भी ये जिम्मेदारी है उसका ऐलान करना, अगले बंदे को बताना कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है, सिचुएशन वही है लेकिन पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे वो काम हो रहा है। अब आप जिस तरह देखते हैं कि आजकल असिस्टेंट कमिश्नर, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि जब अलाउ नहीं था बंद करना, अलाउ नहीं था खोलना दुकानों वगैरह को, तो असिस्टेंट कमिश्नर गश्त पे जाता था। तो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, या कोई भी इस तरह आपका डीएमजी का बंदा है, तो साथ हमेशा पुलिस वाले को वो लेकर चलता है ताकि ये गफलत में अगला बंदा को इसके खिलाफ, क्योंकि काम तो पुलिस ने खुद नहीं करना, उसकी डायरेक्शन भी करना है ना उस असिस्टेंट कमिश्नर के। असिस्टेंट कमिश्नर की तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उससे तो नहीं पता लग सकता वो जाके कहे। और ये भी है, आपको पता है इम्पर्सोनेशन होती है कि बंदा झूठे तौर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो साथ में पुलिस होगी उसकी डायरेक्शन पे काम करेगी, उस बंदे को फिर पता लग जाएगा कि ये जनाब को ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार है जिसके साथ पुलिस आई है। तो अगर उस बंदे को साथ मैं जाके कह दूं मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं, बंद करो दुकान, मैं तुम्हें जुर्माना कर रहा हूँ, पैसे दो, और वो आगे से मुझे मारपीट शुरू कर दें, ठीक है, कि जनाब इसने अपना कार्ड नहीं दिखाया, इसने बताया नहीं सही तरह से, या कितने लोग इस तरह से, आगे भी मेरे पास एक बंदा आया था तो इस तरह मुझे ठग के चला गया, तो वो उस बंदे को बताना जरूरी है या उसको मालूम होना जरूरी है, फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मौजूद होगा। फिर पांचवी एक केसला में मैंने देखा था कि एक जवाद अली वर्सेस स्टेट, कोयटा हाई कोर्ट का ये केस है 1993 पीसीआरएलजे 255, कि अग्रेसर, कि मैं खुद से जाता हूँ किसी के घर में, क्रिमिनल ट्रेसपास करता हूँ, और उधर जाके अगर वो अगला बंदा मेरे ऊपर हमला आ जाए तो मैं खुद अग्रेसर के तौर पर सेल्फ डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता, क्योंकि इनिशिएट तो ट्रांजैक्शन की मैंने शुरू की, ना मैं जाता, ना उस बंदे को खौफ होता, ना वो मुझ पे हमला करता। तो जनाब मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया, मैं तो गया था अपना कर्जा लेने, लेकिन उस बंदे ने आगे मुझ पे चढ़ाई कर दी और मैंने फिर जवाब में उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी। तो अग्रेसर बेशक बाद में वो हावी हो जाए, डिफेंडेंट, मुखालिफ पार्टी, लेकिन अग्रेसर सेल्फ डिफेंस की प्ली कहीं पे भी नहीं ले सकता अदालत की राय में। तो बेटा अब हम स्पेसिफिक प्रोविजन देख लेते हैं प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी से मुतल्लिक। अभी तो जितनी डिस्कशन हो रही है वो प्राइवेट डिफेंस में ही है, तो अगर आपको क्वेश्चन प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का अलग या प्रॉपर्टी का अलग, तो अब तक तो डिस्कशन आप सारी सेम कर सकते थे, इसके बाद जिस तरह की नोयत होगी सवाल की बाकी बातें आप कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली सेक्शन 100 में बयान किया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए कितनी आप ताकत का इस्तेमाल किन हालात में कर सकते हैं कि बेशक अगले बंदे की डेथ वाकया हो जाए।
तो बेटा सेक्शन हमें बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड करता है किसी बंदे की वॉलंटरी डेथ काज करने को, या उसे ऐसा कोई और किस्म का भी उसके साथ नुकसान किया जा सकता है। नंबर वन, वो असेलेंट हो, हमलावर हो। और रिस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 99 में आप लोग देख चुके हैं, पब्लिक सर्वेंट की है, टू एक्सटेंड की है, उन रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए ही सिंपल वो उसने ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करना है। लेकिन अगर ये जो आगे 6 किस्म के जुर्म है उसके ऊपर अटेम्प्ट की जा रही है, उसका उसको खौफ है, तो इन सूरतों में प्राइवेट डिफेंस करते हुए अगर अगले बंदे की असेलेंट की डेथ भी वाकया हो जाए तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां पे सक्सीड करेगा। तो पहले नंबर पे बेटा खौफ किसका है? डेथ का खौफ है कि किसी बंदे ने असॉल्ट किया है और असॉल्ट के नतीजे में मौत वाक़या होने का खौफ है, तो उस सूरत में फिर अगले उस असेलेंट की डेथ तक का भी इजाजत है। दूसरे नंबर पे ग्रीवियस हर्ट, तो हर्ट सेक्शन 332 में आप लोगों ने देखा ही है। तो अगर हर्ट पहुंचने का कहीं पे भी नुकसान हो सकता है कि नतीजा है कि अगर वो उस हमले को ना रोका तो मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा, तब भी उस प्राइवेट डिफेंस में मौत वाक़या करी जा सकती है। तीसरा ऐसा हमला है जो कि रेप सेक्शन 376 में बयान किया गया है पीपीसी में, उसकी नीयत से अगर किया गया है। चौथे नंबर पे खिलाफ वज़ा फितरी फेल, अननेचुरल लस्ट के लिए सेक्शन 377 के तहत अगर जुर्म हमला किया जाए उस सूरत में। पांचवें नंबर पर किडनैपिंग और अबडक्शन, ये भी अगेंस्ट बॉडी ही ऑफेंसेस हैं, जो कि किडनैपिंग का आपको नेक्स्ट है बेटा रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 361 में बयान किया गया है, उसका जिक्र 340 में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो किसी बंदे को आप रॉन्गफुली कन्फाइन करें और उस बंदे को कोई ऐसा नहीं मिल रहा मौका कि वो पब्लिक अथॉरिटी तक पहुंच सके, तो इस सूरत में भी फिर सेक्शन 100 के तहत अगर वो बंदा सेल्फ डिफेंस करते हुए दूस अपने मुखालफिन की मौत वाकया ले आए तो फिर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। बेटा सेक्शन 101 में ऐसे हालात बयान किए गए हैं जिनमें आप उसको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन डेथ वाकया करने का इख्तियार नहीं है। तो जो अगर तमाम ऑफेंसेस हैं जो कि 6 के 6 टाइप आपको सेक्शन 100 में मिलते हैं वो मौजूद नहीं है, तो मुखालिफ पार्टी की डेथ वाकया नहीं कर सकते। हाँ, उस बंदे को अदर हार्म अदर देन डेथ जो है वो पहुंचाया जा सकता है। सेक्शन 102 बता रहा है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है, यानी कि जब तक कंटिन्यू रहेगा तो वो खत्म नहीं होगा। तो इस सेक्शन की प्रोविजन के मुताबिक 102 के मुताबिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आगाज उसी वक्त हो जाता है जब अटेम्प्ट या थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस का खतरा लाहक हो जाए, लेकिन रीजनेबल एप्रीहेंशन है। और रीजनेबल एप्रीहेंशन इन कंक्लूजन में मैं देख लूंगा किन हालात पे मुनसर है कि जिनकी बिना पे डेंजर होता है। अब ये नहीं है कि बंदा बाहर से गुजर रहा है आपके घर के आगे से, उसके हाथ में गन है, कोई ताल्लुक नहीं आपसे, कोई उसकी वाकफियत नहीं है, तो आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाए डेंजर का। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस से ही ये इन्फर किया जाता है, बावजूद इस अमर के कि ऑफेंस कमिट किया गया है या ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है। और कब तक ये जारी रहेगा? जब तक वो खतरा, वो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी जब तक मौजूद है तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा केस लॉ खालिद महमूद वर्सेस स्टेट है लाहौर हाई कोर्ट का, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर को ही बयान किया गया है। तो अदालत फरमाती है कि ये पर्टिकुलर जो हालात हैं किसी भी केस पे उनसे ही मुनसर होता है कि आया रीजनेबल एप्रीहेंशन मौजूद थी या नहीं थी। तो इस सिलसिले में अदालत की राय में ये ही जरूरी है कि वो बंदे को नुकसान का खतरा लाहक था। जरूरी नहीं है कि जो इंजरीज भी हैं उसके ऊपर हो तब भी जस्टिफिकेशन होगी प्राइवेट डिफेंस की। बेशक इंजरी कोई ना हो लेकिन यहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन इंटेंशन टू द बॉडी मौजूद है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद
रहेगा। तो ये जो रीजनेबल ऑफ एप्रीहेंशननेस है, ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। डिपेंड किस पे करती है? नंबर वन, वेपन कौन सा इस्तेमाल किया गया है, वेपन को तरीकेकार किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश। अगर वेपन आपके हाथ में राइफल है, लेकिन उसको बंदा उल्टा करके बट अगले को मार दे, तो उससे तो मौत वाकया नहीं हो सकती ना बेटा। तीसरे नंबर पर नेचर ऑफ असॉल्ट, हमले की नोयत क्या है। और चौथे पर अदर सर्कमस्टांसिस सराउंडिंग, कि किन वाकयात और हालात में ये काम हुआ, तो उससे ही रीजनेबलनेस ऑफ एप्रीहेंशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेटा ऑल दो ये सेक्शन वैसे तो अगर प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों से ही है, क्योंकि हमला तो दोनों सूरत में ही हो सकता है। बहरहाल इसको मैंने बॉडी के सिलसिले में ही यहाँ पे लिखा है कि जब डेडली असॉल्ट हो, असूल क्या है कि अगर जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप हमला आवर पर उसके पेशकदमी के नतीजे में हमला करने की कोशिश करते हैं डिफेंस में, तो उस सूरत में ऐसी नोयत है कि उस हमलावर को तो नुकसान पहुंचेगा पहुंचेगा ही, साथ ही किसी इनोसेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उस सूरत में फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या मौजूद रहता है या नहीं रहता? क्योंकि कंपीटिंग इंटरेस्ट हो गए ना। क्योंकि हमलावर के खिलाफ तो आपकी जस्टिफिकेशन है, कानून ने मुझे बयान कर दी, लेकिन वो जो इनोसेंट पर्सन है, वो जो हालात के मारा हुआ उस जगह पे मौजूद है, तो उसके खिलाफ क्या असूल है? तो सेक्शन 106 बयान कर रहा है कि अगर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मौजूद है, एक ऐसा हमला है जिसके नतीजे में मौत वाकया हो सकती है, और डिफेंडर जो है वो इस तरह की सिचुएशन में मौजूद है कि वो अपना बचाव नहीं कर सकता जब तक वो ये रिस्क ना उठाए कि किसी जो इनोसेंट बंदा है उसको भी नुकसान पहुंचे। तो उस चीज के बावजूद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसका मौजूद रहेगा, और वो इसको ये रिस्क उठाने की इजाजत है कि बेशक हमला आम बंदे को भी, इनोसेंट बंदे को भी नुकसान पहुंच सके, तो वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है। तो आम बंदे का नुकसान उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को मना नहीं करता। मिसाल इसकी बयान की गई है कि ए के ऊपर एक मॉब अटैक कर देता है, ठीक है, और उनका मकसद क्या है? उसको कत्ल करना। अब उस मॉब में क्या, अब वो अपनी आप जान बचा सकता है, उसके पास अच्छी असला मौजूद है, तो वो फायरिंग करके मॉब को कर ले। लेकिन शो में किस्मत, उस मॉब में कुछ बच्चे भी उधर फंस गए। अब वो मॉब पे फायरिंग करता है, उनकी तो तमाम की नीयत थी उसे मारने की, लेकिन वो बच्चों को भी फायर लग सकता है। तो अगर इस दौरान में अपने आप को बचाने के लिए वो उन इनोसेंट यंग चिल्ड्रन को भी अगर नुकसान पहुंचा देता है, तो फिर उसके ऑफेंस लागू नहीं होगा, बल्कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत उसको बरी कर दिया जाएगा। बेटा अब दूसरी किस्म है प्राइवेट डिफेंस टू द प्रॉपर्टी। तो जिस तरह 100 में बयान किया गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बॉडी का अगर मौजूद है तो उसमें डेथ कॉज की जा सकती है, तो किन सिचुएशन में ही इसी तरह से 103 के तहत राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हमलावर की डेथ वाकया की जा सकती है। तो सेक्शन 103 बयान कर रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, हिफाजत हक खुद इख्तियारी किसी भी जायदाद की फैल सकती है, लेकिन ऑब्वियसली वो रिस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 99 की वो मौजूद रहेगी कि किसी बंदे को, रॉन्ग डूअर जो है, उसको डेथ पहुंचाया जा सके या उसको कोई भी हार्म पहुंचाया जा सके। अगर वो जो नीयत है उसकी या कोशिश कर रहा है वो काम करने की, वो इन चार कामों में से कोई काम है जिसके जवाब में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया गया है। नंबर वन, रॉबरी, सेक्शन 390। फिर आपका है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, सेक्शन 4। नेक्स्ट बेटा आपका है मिसचीफ। सेक्शन 4 to 5 में तो मिसचीफ बयान किया गया है, लेकिन ऐसी मिसचीफ जिसके नतीजे में फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज किया जाए, तो सेक्शन 436 यहाँ पे लागू हो जाएगा कि ऐसा मिसचीफ जो कि फायर के जरिए से कमिट किया जाए, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, टेंट या वैसल के खिलाफ जिसको ह्यूमन डिवेलिंग या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर बेटा
थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास इन हालात में कमिट किया जा रहा है जिसके नतीजे में डेथ या ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का खतरा है, तो उस सूरत में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। उसकी कितनी हद है कि बेशक मुखालफिन की या हमलावर की आप डेथ वाक़या कर दें। सेक्शन 104 बयान करता है ऐसे हालात कि जिनमें डेथ कॉज नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ कोई और किस्म का अगर उसे नुकसान पहुंच जाए तो उस पर लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो सेक्शन 104 के तहत थेफ्ट है, मिसचीफ है या क्रिमिनल ट्रेसपास है, लेकिन वो नहीं है जो कि सेक्शन 103 में बयान की गई हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, जो प्राइवेट डिफेंस है, वो किसी की जान लेने तक की इजाजत आपको नहीं देता। ऑब्वियसली सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन मौजूद रहेंगी, और हाँ लेकिन वॉलंटरली आप रॉन्ग डूअर को कोई और हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी मौत वाक़या नहीं कर सकते। फिर बेटा 105 में हमें बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा। तो हर जुर्म की नोयत से उसको अलहदा से बयान किया गया है, लेकिन ओबियसली असूल वही है स्टार्ट होने का कि जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी शुरू हो जाए। तो थेफ्ट नंबर ए में थेफ्ट की सूरत में क्या होगा जनाब? थेफ्ट की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक रहता है, नंबर वन, अगर तो अक्यूज्ड या ऑफेंडर जो है वो प्रॉपर्टी के समेत वहां से भागने में कामयाब हो गया है, वहां से फरार हो गया है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। दूसरे नंबर पर पब्लिक अथॉरिटीज की जो हमायत है, उनकी मदद है, वो मैसर आ चुकी हुई है। और तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी रिकवर हो गई है। हम देखते हैं अमूमन क्या चोर पकड़ा जाता है तो मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं और उसके नतीजे में कईयों की डेथ भी वाकया हो जाती है। तो कानून क्या कहता है कि जब उसको पकड़ लिया तो जितने जब वो बेबस हो गया हुआ है उसके बाद आप उस पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर गैर कानूनी हो जाएगा। फिर रॉबरी के तहत क्या है कि जो बंदा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक जारी रहेगा? जब ऐसी रॉबरी जिसके जिसमें डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का खतरा मौजूद है। तो जितनी देर तक बेटा ये फियर है इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट पर्सनल रिटेन का, जितनी देर तक जारी रहता है उतनी देर तक ही रॉबरी का ऑफेंस, रॉबरी के खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद रहेगा। और जैसे ये खत्म होगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ जब कमिट कर रहा है कोई बंदा, तो जब तक वो ट्रेसपास और मिसचीफ के दौरान में उस प्रॉपर्टी पर मौजूद है तब तक वो, जब जैसे ही खतरा खत्म हो जाएगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। तो बेटा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो है सेक्शन 446 में बयान की गई है। तो उस सूरत में जितनी देर तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहती है, रात के खुद बेशक वो घर में दाखिल हो गया है और सनसेट और सनराइज का कॉन्सेप्ट है, बेशक सनराइज हो गया है, लेकिन उधर भी आपने पढ़ा था कि वो कंटिन्यू रहती है जब तक वो उससे रिट्रीट ना हो जाए। तो जिस दौरान तक वो उस घर में मौजूद है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है, जिस तरह से वो घर से बाहर चला जाएगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में बेटा आप पे मुनसर है, लेकिन मैं उन चीज़ों को बयान करने की कोशिश करूंगा जो कि हमें मोहम्मद यकूब वर्सेस द स्टेट लाहौर हाई कोर्ट का केस है पीएलडी 1974 पेज नंबर 274 में बयान किए गए हैं कि प्राइवेट डिफेंस की जहां पे प्ली ली जाए तो कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिनको मद्देनजर रखना है अदालत ने असल नताइज तक पहुंचने के लिए। तो उनमें बेटा ये कुछ महल 7-8 बयान किए गए हैं सरकमस्टांसेस। पहले नंबर पर कि जो पार्टी थी उसकी जिस पर इल्जाम लगा, ऑब्वियसली बेटा सेल्फ डिफेंस जब उसने प्ली ली है बाद में बने हुए, तो उस पर उस सेल्फ डिफेंस के नतीजे में जो एक्ट हुआ है वो एज ए ऑफेंस ही उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक्यूज यहाँ से मुराद वही है कि जिसने सेल्फ डिफेंस किया है, सेल्फ डिफेंस के नतीजे में कोई एक्ट किया है जो कि ऑफेंस भी हो सकता है। तो कितनी उसकी हेल्पलेस स्टेट थी, बेयारो मददगार था कितना बंदा, उसके बिना के ऊपर नंबर वन पे। फिर दूसरा कि विक्टिम और अक्यूज जो थी उनकी
आपस में क्या कंपैरिजन करके बताना कि ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी हालत क्या थी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज उन दोनों के क्या-क्या थे, उस तमाम एक्टिविटी, उस तमाम अकरेंस के दौरान में, जिसके नतीजे में ये जुर्म सरज़द हुआ। फिर एक्चुअली कितने तौर पर जो जिस्मानी ज़रर या ज़ख्म पहुँचा है और इस दौरान में वो जो ज़ख्म जो पहुँचा है या कॉन्टैक्ट हुआ है, तो क्या-क्या उधर हरकत की गई हैं, कौन-सा एक्शन किया गया है जिसके नतीजे में ये काम हुआ है। फिर सलाहियत भी देखनी है, उसकी काबिलियत भी देखनी है कि विक्टिम जो है वो अक्यूज़ को कितना नुकसान पहुँचा सकता था। फिर जो नुकसान का अंदेशा था, वो वहाँ पर मौजूद था एक या किसी और बंदे की वजह से, वो वहाँ पर मौजूद था या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि आया उसको कोई धमकी या वार्निंग दी गई थी। छठे नंबर पर कि जो डिफेंस लिया गया है जिसके नतीजे में जुर्म का इल्ज़ाम लगा है, तो आया इससे कम डिफेंस भी लेकर भी अवॉइड किया जा सकता है उस खतरे को जिसके नतीजे में सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पेश आई। 7वें नंबर पर बेटा वो ट्रांज़िशन से का जो स्याको-सबाक है, यानी कि वो जो दोनों पार्टी हैं उनके दरमियान में पीछे उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका आपस में तल्लक क्या है, प्रीवियस कोई अटेम्प्ट्स थी या धमकियाँ थी वायलेंस की एक-दूसरे के खिलाफ। और लास्टली बेटा ऑफेंस और डिफेंस जो दोनों पार्टियों ने आपस में एक-दूसरे के साथ कमिट किया, अदालत उसको भी मद्देनज़र रखेगी। लेकिन अल्टीमेटली तमाम की तमाम बातें फिर भी पूरी ट्रांज़ैक्शन एज़ अ होल को देख के ही अदालत फैसला करेगी कि आया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को रिकॉग्नाइज़ करना है या रिकॉग्नाइज़ नहीं करना है। बेटा इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें रख सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से ये, बाकी हम इंशाल्लाह बातें अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।